कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या है? तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मतलब क्या? वे व्यंजक जो अक्षर, संख्या और मूल संक्रियाएं, मूल संक्रिया यानी इंग्लिश में जो ऑपरेशंस बोलते हैं, जैसे में कि योग, घटाव, गुना और भाग के प्रयोग से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि 2x 4xy, जैसे कि इसी को ऐड कर दीजिए हम 3x + y, ये सब क्या आपका बीजीय व्यंजक है। यानी कि इसमें संख्याएं भी होती है और अक्षर भी होता है, ठीक। और साथ में ये मूल संख्याएं मतलब क्या? जोड़, घटाव, गुना, भागा का भी प्रयोग करा, जैसे हम यहाँ प्लस लगा दिए, कभी माइनस हो सकता है, इन सब आदि चिन्हों का प्रयोग करता है, ये बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या है? तो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, यानी कि ये बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, ठीक। तो हम आगे ये जानते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या है। बहुपद की परिभाषा, तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। इसकी परिभाषा में क्या देते हैं? तो किसी एक चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक, या तो आप इसे पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, आप इसे ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। यानी कि किसी एक चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो, चर का घात क्या हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो, किसी एक चर में। तो मान लें हम किसी एक चर में, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? एक्स में भी बोल सकते हैं, वाई में भी बोल सकते हैं, जेड में भी बोल सकते हैं। यानी मेरे पास 26 अक्षर यानी कि लेटर्स हैं, हम किसी भी एक लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो, हम उसी को पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, हम ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। देखिए कैसे? तो अऋणात्मक वर्ग कहने का मतलब ही हुआ, और ऋणात्मक कहने का मतलब ही हुआ कि इसके अंदर जीरो और प्लस क्या है? धनात्मक संख्या है, जीरो भी है और साथ में क्या है? धनात्मक संख्या भी, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ऋणात्मक का मतलब हो गया कि शून्य में धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 शून्य को शामिल करने के वजह से इसे क्या लगा दिए? अ लगाना पड़ा, ठीक ना। या अगर 1 2 3 4 5 6 का काम होता तो अऋणात्मक नहीं बोलता, सिर्फ वो क्या बोलता? धनात्मक पूर्णांक बोलता। धनात्मक पूर्णांक में अगर 0 शामिल करना होता है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अगर अधनात्मक पूर्णांक कहीं लिखा हुआ है तो कहने का मतलब, अगर अधनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि उसमें 0 -1 -2 -3 आदि आदि संख्याएं हैं, ठीक ना। तो आप देखिए, अगर हम पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल बोलते हैं तो पूर्ण संख्या में एग्जाम्पल क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 होता है ना, करे मतलब सेम हो गया ना। तो अऋणात्मक पूर्णांक बोले या पूर्ण संख्या बोले कोई फर्क नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ये एतर वर्ड, आप कभी ऋणात्मक वर्ड सुने होंगे, आप शून्येतर वर्ड भी सुने होंगे। आप ऋणात्मक वर्ड सुने हैं और शून्येतर वर्ड भी सुने हैं। शून्येतर वर्ड का मतलब क्या होता है? इसमें जो एतर एतर जो लगा हुआ है ना, आप संधि विच्छेद एक्चुअल में जो होता है वो हम समझने के दृष्टिकोण से ये तो बोल सकते हैं कि ऋणात्मक का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या निकलेगा? ऋण जोड़ एतर। और शून्येतर का संधि विच्छेद करें तो क्या बोलेगा? शून्य जोड़ एतर। हम मान के ये चलते हैं कि एतर का जो मतलब होता है ना, इस एतर का मतलब क्या होता है? छोड़कर। एतर का मतलब क्या होता है? छोड़कर। सही संधि विच्छेद क्या होता है? आप ये हिंदी के टीचर से पूछ सकते हैं। एतर का मतलब क्या होता है? हम समझने के लिए ये मानते हैं कि एतर का मतलब होता है छोड़कर, ठीक। तो शून्येतर का मतलब क्या होता है? कि शून्य को छोड़कर। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? ऋण को छोड़कर। ये पूर्णांक संख्या है ना, तो पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल में क्या से होता है? नेगेटिव नंबर भी होता है, -4 -3, यहाँ मान लीजिए कि 0 1 2 3 etc, आगे तक आगे तक हम लिख सकते हैं। तो उसमें क्या कहता है? ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक का मतलब क्या होगा? ऋण को छोड़कर। अगर आप ऋण को छोड़ते हैं तो कहने का मतलब कि पूरा का पूरा निगेटिव, ये जो माइनस साइन वाला इसको छोड़ देते हैं, तो बच कौन जाता है? तो 0 1 2 3 4 5। देखिए सेम ही एग्जाम्पल बच जा रहा है ना। तो कहने का मतलब हम इनको तीनों तरह से बोल सकते हैं, चाहे इसके घात को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोले
तब भी 0 1 2 3 4 5 6 होगा, पूर्ण संख्या बोले तब भी वही होगा, और ऋणोत्तर पूर्णांक बोले तब भी वही होगा। ऋणोत्तर का मतलब ही होता है कि माइनस साइन को छोड़कर बात करना, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर बात करना। तो पूर्णांक संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को छोड़ देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 ही बचता है, यानी आगे जो भी हो धनात्मक संख्या ही बचता है, ठीक ना। तो बहुपद के घात में हमेशा क्या होता है, अऋणात्मक पूर्णांक होता है। अगर मान लीजिए बोलता है कि किसी एक चर में, हम मान लीजिए सपोज दैट कि हम एक्स चर में ही एक बहुपद बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ठीक, जिसका घात क्या हो, जिसका घात क्या हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर हम बोलते हैं कि 3x, ठीक, ये आपका बहुपद है, कैसे, तो देखिए एक एक चर में बोला ना, तो यहाँ पर चर क्या है, x है, x क्या है आपका चर, ठीक। बोलता है इसका चर का घात कितना होना चाहिए, यानी पावर, घात में इसमें क्या बोलते हैं, पावर, पावर कितना होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक करने का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। आप यहाँ देखिए इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 0 मत मानिएगा, 0 नहीं है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक बहुपद का एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लीजिए कि हम 3y² बोल देते हैं, ठीक, ये जो यहां जो आप देख रहे हैं 3a², ये भी एक बहुपद है। वो कैसे, वो कैसे, यहां पर चर क्या है, y है, एक चर कौन सा है, y है, और इस y का पावर क्या है, 2 है, तो 2 आपका क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। इस अनुसार से हम बोल सकते हैं, इस अनुसार से कि बहुपद 3y² एक बहुपद है। ओके, जैसे कि देखिए हम ये भी बोल सकते हैं कि 4z³ + 2z, ठीक, हम +1 ये भी बोल सकते हैं, यानी हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस हमें उसमें ये देखना है वो सब के सब एक चर में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक चर में होना चाहिए, किसी एक चर में। तो चर हमारे पास कितने हैं, 26 लेटर्स हैं, तो हम आराम से बोल सकते हैं किसी भी लेटर को धर के यहाँ पे हम बना सकते हैं, मन हुआ तो x, मन हुआ तो y, मन हुआ तो z, कुछ भी ले सकते हैं, ABC कुछ भी ले सकते हैं। वो जो भी चर ले उस चर का पावर हम हमेशा क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए। 3 क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर z का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या, और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक ना। यहाँ भी और ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर भी और ऋणात्मक पूर्णांक है, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये एक बहुपद है। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि एक के साथ आखिर कोई चर नहीं है। हाँ, एक के साथ चर है, जैसे यहाँ हम z का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो आप जानते होंगे कि किसी भी अगर संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये z का पावर जो 0 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो सेम टू सेम रह जाता है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसलिए हम z के पावर 0 को नहीं दिखाते हैं, ठीक ना, z के पावर 0 को नहीं दिखाते। अगर 0 दिखा भी देंगे तब भी तो ऋणात्मक पूर्णांक ही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद का एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं। हाँ, बहुपद का एग्जाम्पल आप सोचेंगे कि x का पावर 1/2 देते थे या √x दे देते थे, ये दोनों सेम ही है, ठीक ना। ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में। अब जानते हैं कि 1/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक। फिर आपका अगर ये सोचेगा आप क्या 3x का पावर -2 ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या है, -2 है, पावर क्या है, ये पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्णांक में हमें क्या करता, सभी पूर्णांक नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अऋणात्मक पूर्णांक चाहिए। ये आपका क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पावर में जब भी होता है ना 0 1 2 3 4 5 6 होता है, निगेटिव का कोई जगह नहीं है, इसलिए आपका ये क्या है, बहुपद नहीं है, आपका ये बहुपद नहीं है, ठीक। तो बहुपद हम समझ गए, यानी कि जिस चर में होगा केवल एक ही चर का इस्तेमाल करेंगे और उस चर का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, अऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो वो आपका क्या होगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक। हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे आगे, तो इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अब ये देखते हैं कि बहुपद के पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है, उसमें अचर पद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद के पद क्या होता है, ठीक? तो बहुपद का पद जो होता है उसे प्लस और माइनस से अलग किया जाता है, प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। तो प्लस माइनस
बहुपद के पद को अलग करने का काम करता है, ठीक ना। गुना और भागा का प्रयोग नहीं करते हैं, गुना और भागा अलग करने का काम नहीं करता, ये साथ कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बहुपद लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, एक बहुपद का एग्जाम्पल है ना। क्यों? क्योंकि चर x है, पावर यहाँ 2 है तो ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ 1 है तो ऋणात्मक पूर्णांक। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये एक बहुपद है। इस बहुपद में हम पद को कैसे पहचानेंगे? तो आपका ये जो 3x² है ये एक पद है, 2x क्या है, ये एक पद है, और 1 क्या, ये भी एक पद है, ठीक ना। कैसे पहचाने? तो इन पद को अलग करने का काम क्या करता है? ये साइन प्लस, चाहे प्लस हो या माइनस, आप इसके जगह माइनस लिख देते हैं तब ये अलग करने का ही काम करता है। गुना और भागा अलग करने का काम नहीं करता। अगर करता तो यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है, तो ये अलग हो जाता, 3 अलग हो जाता, x² अलग हो जाता, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो सिर्फ प्लस और माइनस ही बहुपद के पद को अलग करने का काम करता है। हम यहाँ क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? एक पद, यहाँ पर भी है एक पद, यहाँ पर भी एक पद, तो टोटल कितना पद हो गया? 3 पद हो गया। यानी कि इस बहुपद में टोटल कितना पद है? तो 3 पद हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि बहुपद के पद को प्लस और माइनस ही अलग करने का काम करता है, ठीक। और उसे हम गिन लेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुपद के कितना पद। जैसे मान लीजिए कि 5x प्लस 2 है, यहाँ पर 5x और 2 को अलग करने का काम कौन करता है? ये प्लस साइन। तो प्लस साइन के इधर है एक पद और एक है इस साइड पद, टोटल कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। यानी इस पूरे जो बहुपद है 5x प्लस 2, इस बहुपद में कुल कितने पद है? तो 2 पद है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 5y³ प्लस 5y² प्लस 2y माइनस 1 ले लिए, ठीक। ये बहुपद इस चर में है तो y चर में है, इसका पावर सबका सभी क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। हम यहां देखते हैं इन सब पद को अलग करने का काम कौन करता है? ये प्लस करता है। ये प्लस आपका बाउंड्री की तरह काम करता है। यानी इस प्लस के इस साइड एक पद है, एक साइड इधर पद है, तो एक पद यहाँ हो गया, दूसरा पद यहाँ हो गया, तीसरा पद यहाँ हो गया, चौथा पद यहाँ हो गया। यानी इस बहुपद में कुल मिलाकर कितने पद हैं? तो 4 पद है। तो आप पद को काउंट कर सकते हैं, तो प्लस माइनस ही इसे अलग करने का काम करता है, तो आप इसे इजीली में काउंट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जानते हैं कि गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक देखिए, जैसे कि 5x² प्लस 2 है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, इसमें 2 पद है। एक ये जो पद है 5x², चर क्या है यहाँ पे? x है। ये बहुपद किस चर में है? ये बहुपद x चर में है। इस चर को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? इस चर को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? तो 5 कर रहा है। क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में कोई साइन है तो क्या है? गुना का चिन्ह है ना। इस x² को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है। इस 5 को क्या कहते हैं हम? गुणांक। क्या कहते हैं हम? गुणांक कहते हैं। तो पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है? अब बताइएगा 5 है। x² का गुणांक क्या है? 5 है। 2 क्या है? तो 2 के बारे में हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 6y² प्लस 6y प्लस 2 ले लिए। इसमें कुल 3 पद है। ये जो पद है 6y², इस y² को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? 6 कर रहा है। तो 6 क्या हो गया? इसका गुणांक। क्या 6 क्या हो गया? गुणांक हो गया। 6y में y को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? तो 6 कर रहा है। इस y के लिए क्या हो गया? ये 6 गुणांक हो गया, ठीक। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, z²
हम क्यू भी ले लेते हैं, -2z ले लिए। ये भी आपका एक बहुपद है जिसमें मात्र 2 पद है। इस z³ जो पद है इसके पीछे हम देखते हैं कि कोई भी संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। यानी कि z² को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 कर रहा है मल्टीप्लाई। इसी यही 1 जो है z² के लिए क्या बन जाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। यहां है 2z, पद क्या है 2z, यहां चर के रूप में क्या है z है। तो इस चर z को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, जब माइनस साइन रहेगा ना तो हम माइनस साइन को साथ में लेकर बोलेंगे। इसे कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -2 मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या मल्टीप्लाई कर रहा है इसे, तो -2 मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए -2 क्या है, z का गुणांक, ठीक ना। यानी चर को जो गुना करने आ जाए, चर वाले टर्म को जो गुना करने के लिए आ जाए, मल्टीप्लाई करे, वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। आगे है कि अचर पद। अचर पद क्या है, जानते हैं इस 2 को क्या बोलते हैं, ये 2 आपका अचर पद है। हम 2 को गुणांक नहीं बोलते हैं, 2 को गुणांक नहीं बोलते हैं। गुणांक तभी आप बोल सकते हैं जब उसके साथ कोई वेरिएबल हो, यानी कि चर हो। ये 5 को हम गुणांक इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 के साथ ये चर कौन है, x है। ये 6 गुणांक इसीलिए है कि 6 के साथ चर y है, यहां पर भी चर y है। हम यहाँ पे 1 को गुणांक इसलिए बोलते हैं क्या, कि यहाँ पे चर क्या है, z है। पावर 2 लेके आया, z² है, लेकिन चर तो z है ना। यहाँ पे चर क्या है, z है, इसलिए -2 आपका क्या है, गुणांक है। गुणांक बोलेंगे तब जब उसके साथ कोई चर हो। अगर चर नहीं है, जैसे 2 है, 2 के साथ अभी यहाँ क्या चर नहीं है, तो इस 2 को हम क्या बोले, गुणांक नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे। यहाँ पर 2 क्या है, अचर पद है, ठीक। अगर हम यहाँ बोल देते हैं कि 5y + 3, ये आपका 3 क्या है, अचर पद है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। समझ में आ गया, तो देखते हैं आगे। अब है कि पूर्णांक पर बहुपद, परिमेय पर बहुपद और वास्तविक संख्या पर बहुपद, ये कुछ है नहीं, बस ये गुणांक का खेल है, ठीक ना। गुणांक को बदलते जाइए तो ये नाम बदल जाएगा। अब पूर्णांक पर बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक पर बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो गुणांक होगा ना वो क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी वो, पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए कि 3x² + 2x + 7, 3x² + 2x + 7, ये एक बहुपद है। तो कैसा बहुपद है, तो आप इसके गुणांक को देखिए। x² का गुणांक क्या है, 3 है, जो कि एक पूर्णांक संख्या, क्या चीज है, पूर्णांक संख्या। यहां पे x का गुणांक क्या है, 2 है, 2 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। 7 क्या है, खुद एक तो पूर्णांक संख्या है। यानी इसका जो भी गुणांक है वो क्या है, पूर्णांक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक पर बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक पर बहुपद बोलते हैं। यानी सबके सब गुणांक का ही खेल है, गुणांक पूर्णांक है इसलिए पूर्णांक पर बहुपद बोलते हैं। अब गुणांक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाने पर हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय पर बहुपद बोलेंगे। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आप जानते क्या होता है, ये 3 भी 2 भी होगा, यानी इसके अंदर पूर्णांक संख्या तो होती ही होती है, लेकिन इसके अंदर भिन्न भी होता है, भिन्न संख्याएं भी होती है। और आप जानते हैं यहाँ पे इस पूर्णांक पर बहुपद के अंदर में हम किसी भी गुणांक के रूप में भिन्न को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पूर्णांक के अंदर भिन्न नहीं होता है। तो हम जानते, ये देखते हैं कि परिमेय पर बहुपद कैसे होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4/5 x³ - 2/3 x - 4 ले लिए, ये भी एक बहुपद है।
आप देख रहे हैं चर एक्स, यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, यानी बोल सकते हैं हम एक्स चर में है, और चर का पावर देखिए और ऋणात्मक पूर्णांक है, इस हिसाब से ये बहुपद है। तो कैसा बहुपद है, इसका गुणांक को देखिए, गुणांक यहाँ भी भिन्न है ना, गुणांक क्या है, भिन्न है, यानी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपका क्या होता है, पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आता, वो परिमेय के अंतर्गत आता है। ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी क्या है, परिमेय संख्या है। आपका ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो सिर्फ हमें गुणांक को देखना है, गुणांक परिमेय संख्या है, इसकी वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, परिमेय पर बहुपद। यानी कि परिमेय पर बहुपद होने के लिए गुणांक का क्या होना है, तो परिमेय संख्या होना है। अगर परिमेय है तो परिमेय पर बहुपद बोलेंगे, अगर गुणांक पूर्णांक है तो पूर्णांक पर बहुपद बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार वास्तविक संख्या पर बहुपद क्या होगा, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो जब हम अपरिमेय को ऐड कर देंगे इसके साथ, उस टर्म को अपरिमेय में रख देंगे और कुछ टर्म को परिमेय में रख देंगे, यानी कि गुणांक उसका परिमेय होगा, कुछ का बना देंगे, कुछ का गुणांक अपरिमेय बना देंगे। तो दोनों तरह के नंबर आ जाने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या पर बहुपद बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या एग्जांपल लेते हैं कि 5x² माइनस √3x प्लस √2। देखिए यहाँ पे ये जो पद x² है इसका गुणांक क्या है, 5। तो जैसे लगता है आपको यही परिमेय संख्या है, पूर्णांक बोलिए तो पूर्णांक भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। यहाँ पे √3x का गुणांक क्या है, √3। √3 आपको क्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक टर्म का गुणांक परिमेय है, दूसरे टर्म का यानी पद का गुणांक क्या है, अपरिमेय है। ये आपका अचर पद भी देखिए अपरिमेय है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, जिस वजह से इसे बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या पर बहुपद है, वास्तविक संख्या पर बहुपद है। वास्तविक संख्या पर बहुपद होने के लिए गुणांक क्या होगा, तो दोनों से मिलकर आ सकता है या ना भी आए तो भी हम इसे वास्तविक संख्या पर बहुपद बोल सकते हैं। हम परिमेय संख्या पर जो बहुपद है हम इसे भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्या पर बहुपद, ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या आती है और वास्तविक के अंतर्गत पूर्णांक संख्या भी आती है। तो वास्तविक बोलने का मतलब हो गया कि आप परिमेय अपरिमेय दिखा सकते हैं, परिमेय भी को गुणांक में रख सकते हैं और अपरिमेय को भी गुणांक में रख सकते हैं, ठीक। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का क्या है, मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये क्या होता है, बहुपद के पद को, बहुपद के पद को चर के घात के अनुसार, चर के घात के अनुसार हम उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में हम दो तरह से अरेंज करते हैं, या तो आरोही या तो अवरोही। यानी चर के घात के अनुसार, चर के, चर क्या कहां पे होगा, पद में ही नहीं होगा, चर कहां होगा, पद में होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बहुपद के पद को चर के घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक है ना। यानी पद को चर के घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, वही क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 3x³ + 1 + x²
-2x। ठीक, इसे देखिए, इसमें कुल कितने पद हैं? तो 4 पद हैं। कुल कितने पद हैं? तो 4 पद। लेकिन इस चारों पद के पावर को देखिए तो यहां पर कितना है? 3 है। यहां पर कितना है? कुछ नहीं तो 0 है। यहां नहीं लिखते हैं। यहां पर कितना है? 2 है। यहां कितना है? ठीक है। आप देख रहे हैं पावर क्या है? यहां पे 3 है, यहां पे नहीं है, तो मतलब क्या? पीछे बताए ना, कुछ नहीं तो 0 है। उसके बाद क्या है? पावर 2 है। उसके बाद क्या है? पावर 1 है। बीच में आके ये क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। ना ये आरोही में है, ना ही ये अवरोही में है। तो इसे आप क्या कर दिए? अरेंज कर दीजिए। अगर इसे हम आरोही में अरेंज करते हैं, आरोही में अरेंज करते हैं, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे कम पावर वाला कौन है? जिसके पास नहीं करने मतलब अचर पद। जिसके पास नहीं है करने का मतलब अचर पद। नहीं है क्या मतलब? इसका भी अपना पावर होता है 0, जो हम जिसे दिखाते नहीं है। इसके बाद क्या होता है? पावर 1 वाला। इसके बाद क्या होगा? तो पावर 2 वाला। इसके बाद क्या होगा? तो पावर 3 वाला होगा ना। देखिए, 0 पावर से क्या हुआ? वृद्धि किए तो 1, 1 से कहां पर गए? 2, 2 से कहां पर गए? 3। ये आपका क्या है? आरोही क्रम में अरेंज किया हुआ है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानक रूप में बोलते हैं। ठीक, या तो आप इसे अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या होगा? ठीक, इसका विपरीत लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अधिक पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम। ठीक है ना। तो पहले पावर 3 वाला होगा, यानी 3x² 3x³ को लिखेंगे, उसके बाद x² को लिखेंगे, उसके बाद -2x को लिखेंगे, उसके बाद +1 को लिखेंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, यानी शॉर्टकट में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चर के घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चर के घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। हम ये शॉर्ट में बोलेंगे तो ऐसे चलेगा। ठीक, आगे है कि बहुपद का संकेत। देखिए, बहुपद का संकेत में कैसे करते हैं? तो बहुपद जिस चर में है ना, हम उसी से इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 3x² + 1 है। ये बहुपद किस चर में? x चर में है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल का पहला लेटर उठा लीजिए, p। किस चर में? x चर में। यहाँ x स्मॉल ब्रैकेट में x को लिखिए। ये आपका क्या हो गया? इंडिकेट हो गया। यानी कि आपने 3x² + 1 को संकेत क्या दिया? dx में संकेत किया। ठीक ना। यहाँ पे जिस चर में रहता है ना, हम उसी चर को लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि 2i³ + 2i + 1, ये जो बहुपद है किस चर में? y चर में। इसके संकेत में कैसे लिखिएगा? तो हम इसे लिखेंगे संकेत में py लिखेंगे। यानी जो भी चर रहता है ना, उस चर को इस ब्रैकेट में लिख दीजिए, आपका वो बहुपद का संकेत हो जाएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो थैंक यू।